हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। अब तक की जो पुरानी वीडियोस थी उसमें हम लोग चैप्टर नंबर 5 तक अपना कंप्लीट कर चुके थे। आज हम करने वाले हैं चैप्टर नंबर 6 एंड द नेम ऑफ द चैप्टर नंबर 6 इज 1857 की क्रांति। ठीक है, तो पहले हम इसकी थ्योरी करेंगे, उसके बाद में इसके एमसीक्यू करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अपनी थ्योरी से ही। ठीक है, क्या थी इसको थोड़ा सा और जूम करके देखेंगे। दिया गया है कि दिसंबर 1856 में सरकार ने पुराने लोहे वाली जो बंदूक ब्राउन बेस, पुराने लोहे वाली बंदूक ब्राउन बेस, क्या नाम था, ब्राउन बेस के स्थान पर नवीन एनफील्ड राइफल ला दी थी। क्या, ब्राउन बेस के स्थान पर एनफील्ड राइफल ला दी थी। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि 1857 की क्रांति होने के कारण क्या क्या थे, फिर उनमें कौन कौन शामिल हुआ था, कैसे कैसे हुई थी, फिर बादशाह के साथ में क्या हुआ था, ये सब इस चैप्टर में हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो शुरुआत जो है यहाँ से मानी जाती है कि जो ब्राउन बेस बंदूक थी उसकी जगह पर एनफील्ड राइफल लाई गई थी कि प्रयोग करने का निर्णय लिया गया, क्योंकि हर चीज़ का अपडेट वर्जन आता है। तो अंग्रेजों को लगा कि अच्छी वाली बंदूक हमने बनाई है तो अपने वाले जो सिपाही हैं हम उनको ये वाली देंगे। ठीक है, अब इसका प्रशिक्षण दमदम, अंबाला और सियालकोट में दिया जाना था। इस नई राइफल में कारतूस के ऊपरी भाग को मुंह से काटना पड़ता था, जो कारतूस था उसके ऊपरी भाग को मुंह से काटना पड़ता था। और जनवरी 1857 में बंगाल सेना में यह अफवाह फैल गई कि चर्बी वाले कारतूस में गाय और सुअर की चर्बी है। जिस चीज़ को वो लोग मुंह से काट के बाहर निकाल रहे थे उसको बोला गया कि ये जो चीज़ इसके ऊपर लगी है ना, इसमें गाय और सुअर की चर्बी है। गाय जो है हिंदुओं के लिए पवित्र है और जो सुअर जो है वो मुस्लिमों के लिए बेकार है। मतलब वो सुअर का नाम तक नहीं लेते, इतना बुरा है उनके लिए। वो उनका उसका नाम लेने का मतलब होता है किसी राक्षस का नाम ले लिया ऐसे। तो इससे क्या हुआ कि दोनों को ही ये लग गया कि हमारा धर्म भ्रष्ट करना चाहते हैं ये लोग। ठीक है, तो खैर सीक्वेंस से चलते हैं हम। तो अफवाह फैल गई कि चर्बी वाले कारतूसों में गाय और सुअर की चर्बी है। तो सैनिक अधिकारियों ने इस अफवाह की जांच किए बिना तुरंत इसका खंडन कर दिया। जो सैनिक अधिकारी थे उन्होंने कहा ऐसा कुछ नहीं है, अपना अपना काम करो। किंतु सैनिकों को विश्वास हो गया कि चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग उनके धर्म भ्रष्ट करने की एक निश्चित प्रयत्न है। उन्हें लगा कि हमारा धर्म भ्रष्ट कर देंगे, फिर कहेंगे ईसाई में आ जाओ। ठीक है, तो यही भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण बन गया। 29 मार्च 1857 में बैरकपुर में सैनिकों ने चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग करने से इनकार कर दिया। ठीक है, क्या हुआ, बैरकपुर में सैनिकों ने कहा अब हम इनका इस्तेमाल नहीं करेंगे। ठीक है, और एक सैनिक जो मंगल पांडे थे उन अपने एजुडेंट पर हमला कर उसकी हत्या कर दी। जो मंगल पांडे थे उन्होंने ऐसे विद्रोह की शुरुआत कर दी, अपने एजुडेंट पे हमला कर दिया, उनकी हत्या भी कर दी कि ये बंदूक तो मैं नहीं चलाऊंगा। ठीक है, अंग्रेजों द्वारा 34वीं बंगाल NI रेजिमेंट भंग कर दी गई। अंग्रेजों ने क्या किया, जो 34वीं इन्फेंट्री में मंगल पांडे थे उसको भंग कर दिया। उन्होंने कहा अब ये हमारी रेजिमेंट्री नहीं है। ठीक है, भंग कर दिया और अपराधियों को दंड दिया। जो जो उसमें थे सबको दंड दिया, क्योंकि उनका मानना था कि ये सब लोग मिले हुए हैं। ठीक है, तो मंगल पांडे के साथ में उनके साथियों को भी सजा मिली। 1857 की क्रांति का प्रमुख कारण ब्रिटिश शासन की घिनौनी नीतियां थी, जिससे तंग आकर अंततः विद्रोह का ज्वालामुखी फूट पड़ा। एंग्लो इंडियन इतिहासकारों ने सैनिक असंतोष तथा चर्बी वाले कारतूसों को ही 1857 के महान विद्रोह का सबसे मुख्य तथा महत्वपूर्ण कारण बताया है। परंतु आधुनिक भारतीय इतिहासकारों ने यह सिद्ध कर दिया कि चर्बी वाले कारतूस ही इस विद्रोह का एकमात्र कारण नहीं थे। है ना, एकमात्र कारण होने का मतलब है कि सिर्फ चर्बी वाले कारतूस नहीं तोड़ने दे रहे हैं, मतलब हैं इसलिए सिर्फ विद्रोह हो जाए ये इतनी बड़ी बात नहीं थी। अगर होता भी तो सिर्फ इसमें सिर्फ जो ब्रिटिशर्स के और जो सैनिक थे, सिर्फ सैनिकों का विद्रोह कहलाना चाहिए था ये, ना कि पूरे देश का विद्रोह। तो एक्चुअल में हुआ ये था कि अंग्रेजों के प्रति पूरी जनता में किसी ना किसी बात को लेकर, किसी को टैक्स को लेकर, किसी की राजधानी छीन ली, किसी के बच्चे मार दिए, किसी के ऊपर जमींदार जो है शोषण कर रहे हैं, तो सब जो थे अपना गुस्सा एक तरह से निकालने के लिए 1857 की क्रांति में शामिल हो जाते हैं। ठीक है, और वो एक रोष गुस्सा था अंग्रेजों के प्रति, ये बोल सकते हो। ठीक है, तो एकमात्र कारण अथवा सबसे प्रमुख कारण नहीं था। चर्बी वाले कारतूस और सैनिकों का विद्रोह तो केवल एक चिंगारी थी जिसने उन समस्त विस्फोटक पदार्थों में जो राजनीतिक, सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक और आर्थिक कारणों से एकत्र हुए थे आग लगा दी, और जिसने दावानल का रूप धारण कर दिया। दावानल मतलब जो जंगल में लगी हुई आग में फैल जाना। ठीक है, उसका रूप धारण कर लिया 1857 की क्रांति ने। 1857 की क्रांति का प्रारंभ 10 मई में हुआ था 1857 में मेरठ से।
कहाँ से हुआ था? 10 मई को मेरठ से शुरू हुई थी इसकी, ठीक है। यहाँ की 30वीं कैवलरी रेजिमेंट में सैनिकों ने चर्बीयुक्त कारतूसों को छूने से मना कर दिया। कहाँ पे? मेरठ में, ठीक है। और खुलेआम बगावत कर दी, अपने अधिकारियों पर गोली चला दी तथा अपने साथियों को मुक्त करवाकर वे लोग दिल्ली की ओर चल पड़े, ठीक। मेजर जनरल विलियम हैवेट के पास 2200 यूरोपीय सैनिक थे। कितने? 2200 यूरोपीय सैनिक, परंतु उसने इस तूफान को रोकने का कोई प्रयास नहीं किया। विद्रोहियों ने 12 मई 1857 को दिल्ली पर अधिकार कर लिया, ठीक है। 10 मई को निकले, 12 को दिल्ली कब्जे में ले ली। इस प्रकार सैनिकों का दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना पहली घटना थी। 1857 के स्वाधीनता संग्राम का प्रतीक कमल और रोटी थी। क्या थी? कमल और रोटी। बरेली में रोहिलखंड के भूतपूर्व शासक उत्तराधिकारी खान बहादुर ने 1857 की रहनुमाई की, यानी कि लीड किया। मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय ने उन्हें वायसराय के पद पर नियुक्त किया। रानी लक्ष्मीबाई, मूल नाम उनका मणिकर्णिका था, बनारस से थी, का जन्म 1835 में गोलघर में हुआ था, जो कि वर्तमान के वाराणसी में है। उनके पिता मोरोपंत झांसी के महाराजा गंगाधर राव के दरबार में गए। उस समय लक्ष्मीबाई की उम्र 13 वर्ष थी। लगभग 14 वर्ष की उम्र में उनका विवाह झांसी के महाराजा गंगाधर राव से कर दिया गया। इनकी मृत्यु ग्वालियर में हुई थी। गंगाधर राव की ग्वालियर में ही महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि स्थित है। रानी लक्ष्मीबाई झांसी के अंतिम मराठा राजा गंगाधर राव की विधवा थी। जब किसी उत्तराधिकारी के अभाव में राजा गंगाधर राव की मृत्यु हो गई तो डलहौजी ने बेबगत के सिद्धांत के अंतर्गत 1854 में झांसी का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय कर लिया। आप लोगों को बेबगत का सिद्धांत पता है ना, कि जिसका कोई उत्तराधिकारी नहीं होगा उसको ब्रिटिश अपने साम्राज्य में मिला लेंगे। झांसी में जून 1857 में रानी लक्ष्मीबाई के नेतृत्व में विद्रोह का श्री गणेश हुआ, ठीक है। जो झांसी की रानी थी उन्होंने भी विद्रोह कर दिया और कहा था कि मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी, ठीक, ऐसा नारा दिया था। अंग्रेज जनरल ह्यूरोज रानी लक्ष्मीबाई से कौन लड़ रहा था? ह्यूरोज से लड़ते हुए 1858 में वीरगति को प्राप्त हो गई। रानी की मृत्यु पर ह्यूरोज ने कहा, भारतीय विद्रोहियों में यहाँ सोई हुई औरत अकेली मर्द है। यानी कि आदमी को तो छेड़ो तो मरोगे ही मरोगे, लेकिन अगर औरतों को छेड़ दिया तो ये मान लो कि बब्बर शेर को जगा दिया, ऐसा है, ठीक। लखनऊ अवध में विद्रोह का प्रारंभ 30 मई, ये सब वाइल्ड कार्ड एंट्री वुमेन्स की, ठीक है। लखनऊ अवध में विद्रोह का प्रारंभ 30 मई 1857 को हुआ। विद्रोह का नेतृत्व बेगम हजरत महल ने किया। उन्होंने अपने अल्पवयस्क बेटे बिरजिस कादिर को नवाब घोषित किया तथा प्रशासन की बागडोर अपने हाथ में ले ली। अंत में 21 मार्च 1858 को कैंपबेल ने गोरखा रेजिमेंट में सहायता से लखनऊ पर पुनः अधिकार कर लिया। वापस, मतलब सब वापस ले लेते हैं अंग्रेज बाद में। कानपुर में 5 जून 1857 को नाना साहब यानी कि नाना धोधो पंत को पेशवा मानकर स्वतंत्रता की घोषणा कर दी। नाना साहब को सेनापति, कमांडर इन चीफ तथा तात्या टोपे से बहुत सहायता मिली। अजीमुल्ला खान नाना साहब के सलाहकार थे। इन्होंने नाना साहब के सचिव के रूप में भी कार्य किया। इन्हें क्रांति दूत के नाम से भी जाना जाता है। किसे जाना जाता है? अजीमुल्ला खान, ठीक है। तात्या टोपे 1814 से 1859 को रामचंद्र पांडुरंग के नाम से भी जाना जाता है। क्या नाम था इनका? तात्या टोपे का रामचंद्र पांडुरंग, ठीक है। वे 1857 के भारतीय विद्रोह के प्रमुख नेता थे। इनका जन्म महाराष्ट्र में येवला गांव में हुआ था। उनके एक विश्वसनीय मित्र मानसिंह ने उन्हें धोखा देकर पकड़वा दिया था जब वे पारों के जंगलों में अपने कैंप में शयन कर रहे थे। यहाँ से उन्हें पकड़कर शिवपुरी लाया गया और सैनिक अदालत में 18 अप्रैल 1859 को फांसी दे दी गई। तुम बड़े से बड़े पूरे इतिहास में कुछ भी देख लो, धोखा देने वाला अपना ही रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे भी उनके दोस्त ने धोखा दे दिया भाई, ठीक। 1857 में जगदीशपुर में विद्रोह की अगुवाई करने वाले कुंवर सिंह बिहार के तत्कालीन शाहाबाद जिले के जगदीशपुर, वर्तमान भोजपुर जिले में से संबंधित थे। बिहार में कुंवर सिंह जो है अगुवाई कर रहे थे। असम में 1857 की क्रांति के समय वहाँ के दीवान मनीराम दत्त ने वहाँ के अंतिम राजा के पौत्र कंदपेश्वर सिंह को राजा घोषित करके विद्रोह की शुरुआत की, परंतु शीघ्र ही विद्रोह का दमन करके मनीराम को फांसी दे दी गई।
आहुआ के ठाकुर कुशल सिंह ने 1857 ईस्वी की क्रांति में अंग्रेजों और जोधपुर की संयुक्त सेना को पराजित किया। मौलवी अहमदुल्ला शाह ने फैजाबाद यानी कि अयोध्या में 1857 के विद्रोह को अपना नेतृत्व प्रदान किया। ये अंग्रेजों के सबसे कट्टर दुश्मन थे। ठीक है, कौन थे? मौलवी अहमदुल्ला शाह। ये अंग्रेजों के सबसे कट्टर दुश्मन थे। वह तत्कालीन मद्रास प्रेसिडेंसी के चिनापट्टम में रहने वाले थे, पर वह फैजाबाद में आकर बस गए। उन्होंने भारत के विभिन्न धर्मानुयायियों का आह्वान करते हुए कहा कि सारे लोग काफिर अंग्रेजों के विरुद्ध खड़े हो जाओ और उन्हें भारत के बाहर खदेड़ दो। इनके बारे में अंग्रेजों ने कहा कि वह अदम्य साहस के गुणों से परिपूर्ण और दृढ़ संकल्प वाले व्यक्ति तथा विद्रोहियों में सर्वोत्तम सैनिक थे। अंग्रेजों की एक बात अच्छी थी, वो अपने अपोनेंट्स की तारीफ बड़े अदब व आदाब के साथ करते थे, लेकिन जब उसे ख़त्म कर दें तब। ठीक, इनकी गिरफ्तारी के लिए ब्रिटिश सरकार ने 50,000 रुपये का इनाम रखा था उस टाइम पे। सोचो, जैसे आज के टाइम पे 5-6 करोड़ का इनाम रख दे कोई। 1857 के विद्रोह को मिर्जा गालिब ने स्वयं अपनी आंखों से देखा था। मिर्जा गालिब के शेर व शायरी बहुत सुनी होंगी आप लोगों ने। तो उस विद्रोह को मिर्जा गालिब ने स्वयं अपनी आंखों से देखा था। इनका जन्म 27 दिसंबर 1797 को आगरा में और मृत्यु 15 फरवरी 1869 को दिल्ली में हुई थी। 1857 के स्वतंत्रता संघर्ष में ग्वालियर के सिंधिया ने अंग्रेजों की सर्वाधिक सहायता की। किसने? ग्वालियर के सिंधिया ने अंग्रेजों की सर्वाधिक सहायता की। ठीक है, क्योंकि इन्हें लगता था माई बाप है हमारे। यूरोपीय इतिहासकारों ने ग्वालियर के मंत्री सर दिनकर राव और हैदराबाद के मंत्री सालार जंग की राजभक्ति की बहुत सराहना की है। संकट के समय कैनिंग ने कहा था, यदि सिंधिया भी विद्रोह में सम्मिलित हो जाएं तो मुझे कल ही बिस्तर गोल करना होगा। सिंधिया की इतनी बड़ी ताकत थी और तब भी ये हमारे साथ शामिल नहीं हुए और इन्हें अंग्रेजों का राज अच्छा लगा। कोई नहीं, बर्बाद भी हुए। 1857 का विद्रोह बहुत बड़े क्षेत्र में फैला हुआ था और इसे जनता का व्यापक समर्थन प्राप्त था। फिर भी पूरे देश को या भारतीय समाज के सभी अंगों तथा वर्गों को यह अपनी लपेट में नहीं ले सका। यह दक्षिणी भारत तथा पूर्वी और पश्चिमी भारत के अधिकांश भागों में नहीं फैल सका। ग्वालियर के सिंधिया, इंदौर के होलकर, हैदराबाद के निजाम, जोधपुर के राजा, भोपाल के नवाब, पटियाला, नाभा और जींद के सिख शासक एवं पंजाब के दूसरे सिख सरदार, कश्मीर के महाराजा तथा दूसरे अनेक सरदारों और बड़े जमींदारों ने विद्रोह को कुचलने में अंग्रेजों की सक्रिय सहायता की। तो अकेले नहीं थे सिंधिया। ठीक है, थोड़ा सा सर्दी जुकाम हो रहा है। एक्चुअल में बारिश होती है, फिर धूप निकल आती है, फिर बारिश होती है, फिर धूप निकल आती है। इतना बेकार सा मौसम हो रखा है कि सर्दी जुकाम हो गया उल्टा। तो खैर, हम देख रहे थे हैदराबाद के निजाम, इंदौर के होलकर, सिंधिया, पटियाला, ये सब लोग उसमें शामिल थे, कश्मीर के राजा भी। ठीक है, दूसरे अनेक सरदारों और बड़े जमींदारों ने विद्रोह को कुचलने में अंग्रेजों की सक्रिय सहायता की। गवर्नर जनरल कैनिंग के बाद में टिप्पणी की कि इन शासकों का सरदारों ने तूफान के आगे बांध यानी तरंग रोधक की तरह काम किया। जनरल कैनिंग ने कहा था कि ये सब लोगों ने ना इतनी मदद की है कि जैसे तूफान के आगे बांध, ऐसा काम किया उन्होंने, वरना यह तूफान एक ही लहर में हमें बहा ले जाता। समझ रहे हो कितनी बड़ी बात बोली है कि भाई हम जो है पैर उखड़ते उखड़ते बचे हैं, हमारे संभालने वाले कोई और नहीं थे, ये इंडियंस के अपने ही थे, इन्होंने ही मुझे बचाया है। ठीक है, सो कह सकते हैं दगाबाज रे। 1857 के विद्रोह में शिक्षित वर्ग ने कोई रुचि नहीं ली। उन्हें कहा रहे क्या विद्रोह कर रहे हैं, करने दो। जैसे आज के टाइम पे भी जो सीजी पे प्रोटेस्ट होते रहे हैं और कुछ लोगों को लग रहा था कि क्या पेपर ही तो लीक हुआ है, फिर से करा देंगे, तो छोटी बात लगती है उनको, जो इस महासमर की असफलता के प्रमुख कारणों में से एक है। हाँ, आगे देखेंगे। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। विद्रोह के समय लॉर्ड कैनिंग ने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया। लॉर्ड कैनिंग भारत में कंपनी द्वारा नियुक्त अंतिम गवर्नर जनरल तथा ब्रिटिश सम्राट के अधीन नियुक्त भारत का पहला वायसराय था। न्यायिक सुधारों के अंतर्गत कैनिंग ने इंडियन हाई कोर्ट एक्ट द्वारा बम्बई, कलकत्ता, मद्रास में
एक एक उच्च न्यायालय की स्थापना की। कहाँ कहाँ? बम्बई, कलकत्ता और मद्रास में एक एक उच्च न्यायालय की स्थापना की। सामाजिक सुधारों के अंतर्गत हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 किसके टाइम पे आया? कैनिंग के टाइम पे पारित हुआ। 1857 की सिपाही विद्रोह को भारत में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के नाम से तथा ब्रिटेन में इंडियन म्यूटिनी के नाम से अभिहित किया गया। ठीक है। 1857 में विद्रोह के समय बैरकपुर में लेफ्टिनेंट जनरल सर जॉन बेनेट हेर्से कमांडिंग ऑफिसर थे। जिस समय भारत में 1857 की क्रांति हुई, विस्कॉन्ट पामस्टर्न ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। कौन? विस्कॉन्ट पामस्टर्न ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। इनका कार्यकाल 1855 से लेकर 58 ईस्वी से लेकर 1859 से 1865 ईस्वी तक तथा 1857 विद्रोह में असफलता का मुख्य कारण किसी सामान्य योजना केंद्रीय संगठन की कमी थी। ठीक है, क्योंकि न्यूज़ मिल रही है विद्रोहियों के नेताओं में क्योंकि न्यूज़ मिल रही है कि वो लोग दिल्ली पहुंच चुके हैं। अब ये न्यूज़ फैलने में, साउथ तक पहुंचने में और टाइम लग गया। ठीक है, दिल्ली के मेरठ पास में है तो जल्दी जल्दी पता चल गया कि हाँ भाई विद्रोह हो गया है, हम भी कर देंगे। जैसे ही मेरठ से वो लोग निकले कि वो लोग आ रहे हैं, तो फिर विद्रोह दिल्ली में भी चालू हो गया। तो ऐसे धीरे धीरे फिर विद्रोह चालू हुआ, लेकिन इसमें कोई वो नहीं था कि कोई लीड कर रहा है स्पेशली। अलग अलग जगह पे अलग अलग लोग लीड कर रहे हैं, जिसको जो करना है वो कर रहा है इंसान। उन्हें पता ही नहीं है कि जीतने के बाद क्या करना है, तो उन्हें पकड़ के बादशाह को फिर से बादशाह बना दिया। ठीक, तो ये सब हो रहा था। आगे है, विद्रोहियों के नेताओं में कोई संगठन की भावना देखने में नहीं आई। ठीक, उनके पास किसी सुनियोजित कार्यक्रम का पूर्ण अभाव था। उसमें अनुशासन की कमी भी थी। कभी कभी तो वे अनुशासित सेना के बजाय दंगाई भीड़ की तरह व्यवहार करते थे। उनके पास एक भविष्योन्मुख कार्यक्रम, सुसंगत विचारधारा, राजनीतिक परिप्रेक्ष्य या भावी समाज और अर्थव्यवस्था के प्रति एक स्पष्ट दृष्टिकोण का अभाव था। उन्हें नहीं पता था कि अगर हम जीत भी गए तो क्या करेंगे, क्योंकि ये सब जो है अचानक ही हुआ था, तो कोई सुनियोजित नहीं थी चीज़ें। 14 सितंबर 1857 को अंग्रेजों द्वारा दिल्ली पर अधिकार करने के क्रम में ब्रिगेडियर जनरल जॉन निकलसन घायल हुआ और 27 सितंबर 1857 को उसकी मृत्यु हो गई। लखनऊ में 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेज रेजिमेंट की रक्षा करते हुए सर हेनरी मोंटगोमरी, लॉरेंस मेजर जनरल और हैवलॉक तथा ब्रिगेडियर जनरल नील की मृत्यु हो गई। तो ये सब उनकी मृत्यु हो गई थी इसी दौरान। मेजर जनरल हैवलॉक और ब्रिगेडियर नील का नाम सुना होगा आपने। सर जेम्स आउटरम का भी नाम सुना होगा, दिल्ली में भी आउटरम लेन है। 1857 के विद्रोह को हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र का परिणाम बताया जाता है। आउटरम का विचार था, इसके बाद तो जो अंग्रेज होते हैं मुस्लिमों से बहुत ज़्यादा चिढ़ जाते हैं कि इनकी करी करामत थी। आउटरम का विचार था कि यह मुस्लिम षड्यंत्र था जिसमें हिंदू शिकायतों का लाभ उठाया गया। जॉन लॉरेंस और सीले के अनुसार यह केवल सैनिक विद्रोह था। ठीक है, और टी.आर. होम्स के अनुसार यह बर्बरता और सभ्यता के बीच युद्ध था। वी.डी. सावरकर ने अपनी पुस्तक द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 में इस विद्रोह को सुनियोजित स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा दी है कि नहीं, बहुत बढ़िया इसकी प्लानिंग की गई थी, पूरी प्लानिंग के साथ में ये विद्रोह हुआ था। उन्होंने इसे स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा। 1857 में भारतीय स्वाधीनता आंदोलन के सरकारी इतिहासकार सुरेंद्र नाथ सेन थे, जिनकी पुस्तक 1957 में प्रकाशित हुई। देख रहे हो, 1857 की पुस्तक लिखी है 1857 नाम से और प्रकाशित 1957 में हुई। ठीक है, सर सैयद अहमद खां द्वारा लिखित पुस्तक असबाब ए बगावत हिंद, इनका अलग ही चलता है, असबाब ए बगावत हिंद, पर जो ए लगा के बात करते हैं ना इसमें मज़ा आता है। तो असबाब ए बगावत हिंद 1859 ईस्वी में प्रकाशित हुई, जिसमें 1857 के विद्रोह के कारणों की चर्चा की गई थी। भारत सरकार द्वारा R.C. मजूमदार को 1857 के विद्रोह का जो इतिहास लिखने के लिए नियुक्त किया गया था कि 1857 में क्या हुआ था ये तुम लिखोगे मजूमदार। ठीक है, परंतु सरकारी समिति से अनबन होने के कारण उन्होंने यह कार्य करने से इनकार कर दिया तथा अपनी पुस्तक द सिपोय म्यूटिनी एंड द रिवोल्ट ऑफ 1857 कुछ स्वतंत्र रूप से 1957 में प्रकाशित किया। उन्होंने खुद लिखी अकेले, पहले एक समिति के साथ में मिलकर करने वाले थे काम, पर फिर उनकी अनबन हो गई तो उन्होंने अकेले ये बुक लिख डाली।
मजूमदार ने ही 1857 को विद्रोह को तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम ना प्रथम राष्ट्रीय और ना ही स्वतंत्रता संग्राम था। उनके कहने का मतलब है ना तो ये राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम है, ना ही पहला है, और ना ही राष्ट्रीय है, और ना ही कोई स्वतंत्रता संग्राम है। उनका कहना ये था, ठीक है। उनका कहना था कि क्योंकि झांसी की रानी अपनी झांसी के लिए लड़ रही थी, लखनऊ की रानी अपनी लखनऊ के लिए लड़ रही थी। उस टाइम पे ये भावना नहीं थी कि पूरा भारत एक है। इस चीज़ को लेके मजूमदार ने कहा है कि ऐसी कोई भावना नहीं थी कि राष्ट्र होगा, हम एक होंगे, ठीक है। इसलिए उन्होंने कहा कि ना तो ये कोई राष्ट्रीय संग्राम था, ना कोई स्वतंत्रता संग्राम था। सबको बस इतना था कि हमें अंग्रेजों को भगा देना है अपने एरिया से, भले ही वो झांसी में जाके रहने लग जाए, भले ही वो लखनऊ में जाके रहने लग जाए, भले ही वो दिल्ली तक सीमित हो जाए, ठीक है। तो सब लोग, उनका कहना है कि सब लोग यहाँ पे अपने हितों के लिए लड़ाई कर रहे थे, ठीक। 1857 के विद्रोह का सबसे महत्वपूर्ण परिणाम महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा थी। यह उद्घोषणा 1 नवंबर 1858 इलाहाबाद में हुए दरबार में लॉर्ड कैनिंग द्वारा उद्घोषित की गई। इसमें भारत में कंपनी के शासन को समाप्त कर भारत का शासन सीधे क्राउन के अधीन कर दिया गया। अब विक्टोरिया राज करेंगी, कंपनी नहीं करेगी, ठीक है। कंपनी नहीं करेगी, विक्टोरिया करेंगी। इस उद्घोषणा में भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के विस्तार पर रोक, लोगों के धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप न करना। उन्होंने क्या क्या किया उसके बाद में कि जो धार्मिक मामले उनमें हम हस्तक्षेप नहीं करेंगे, एक समान कानूनी सुरक्षा सबको दी जाएगी, भारतीय रजवाड़ों के प्रति विजय और विलय की जो नीति थी हम वो नहीं करेंगे, ठीक है। सरकार ने राजाओं को गोद लेने की अनुमति प्रदान कर ली कि भाई जिसको जो बच्चा गोद लेना आराम से लेते रहो, हम कुछ नहीं करेंगे। तथापि अन्य आश्वासन ब्रिटिश शासन द्वारा पूरे नहीं किए जा सके, ठीक है। इतने तो उन्होंने दिए, पर बाकी जो और देने थे वो नहीं दे सके। 1857 के विद्रोह के दमन के बाद ब्रिटिश सरकार ने भारतीय फौज के नवगठन के लिए जुलाई 1858 में मेजर जनरल जोनाथन पील की अध्यक्षता में एक रॉयल कमीशन का गठन किया। अब उन्हें क्या लग रहा था कि अगर हम भारतीयों को रखेंगे तो ये लोग दोबारा भी ऐसा कोई काम कर सकते हैं। तो उन्होंने क्या किया कि अब हम 2 रखेंगे ब्रिटिशर्स को और 1 रखेंगे इंडियन को, या फिर 3 ब्रिटिशर्स रखेंगे और 1 इंडियन रखेंगे। इससे क्या होगा, बैलेंस बना रहेगा कि हमारे 3 ब्रिटिशर्स, अगर कुछ हो भी रहा होगा ना अंदर ही अंदर, तो हमारे जो ब्रिटिशर्स हैं वो हमें बता देंगे कि अंदर षड्यंत्र चल जा रहा है। तो ठीक है, फुल प्लानिंग के साथ मैंने फिर पील आयोग बनाया, जिसने सेना के रेजिमेंटों को जाति, समुदाय, धर्म के आधार पर विभाजित किया। जो आज के टाइम पे तुम मराठा जाट रेजिमेंट, मराठा रेजिमेंट और भी जो रेजिमेंट हैं आप लोग देखते हैं, वो इन्हीं की देन है, ठीक है। धर्म के आधार पर विभाजित किया। यूरोपीय सैनिकों की संख्या जो 1857 के पूर्व में 45,000 थी, अब 65,000 कर दी गई। भारतीय सैनिकों की संख्या जो 2,38,000 से घटाकर 1,40,000 कर दी गई। बंगाल में यूरोपीय सैनिकों का भारतीय सैनिकों से 1:2 का अनुपात रखा गया, ठीक है, 1:2 का अनुपात रखा गया। मद्रास तथा बम्बई में यह अनुपात 1:3 रखा गया। 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का चयन गोरखा, सिख एवं पंजाब के उत्तर प्रांत से किया, ठीक है, क्योंकि उन्हें पता था जो सबसे ज़्यादा जो सिपाही थे वो अवध से थे। तुम मान लो अगर 2 लाख सिपाही है ना, तो 1 लाख तो केवल अवध से गए हैं, तो सोचो तुम। तो अब उन्होंने क्या किया कि हम इनको नहीं लेंगे, हम लेंगे सिखों को, हम लेंगे गोरखाओं को, और उन लोगों को लेंगे जिनको इनसे मतलब कम है, ठीक। इसके बाद में हमारे आते हैं MCQ, ठीक। तो हम देखेंगे हमारा पहला क्वेश्चन। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से मिलने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल की गई थी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, दिसंबर 1856 में, क्योंकि 1857 में तो क्रांति हो ही जाती है, तो ये दोनों ऑप्शन वैसे भी कैंसिल हो जाते हैं। अब बचता है ऑप्शन 1856 और 18 दिसंबर और नवंबर। तो दिसंबर आपको याद रखना होगा, ये BPSC प्री में पूछा गया प्रश्न है। इसकी एक्सप्लेनेशन हम एक बार देख लेते हैं। सो हियर इज द एक्सप्लेनेशन। दिसंबर 1856 में सरकार ने पुरानी लोहे वाली बंदूक ब्राउन बेस जिसका नाम था, उसको चेंज कर दिया जाता है एनफील्ड राइफल से। अब वो कहते हैं कि हम ब्राउन बेस बंदूक की जगह सभी को एनफील्ड राइफल देंगे। ये नई बंदूक आई है मार्केट में, ठीक है, और ये बंदूक जो है ब्राउन बेस से अच्छी चलती है, ठीक है। तो ये नई जो राइफल थी उसको प्रयोग करने का निर्णय लिया इन्होंने। इसका प्रशिक्षण जो है दमदम, अम्बाला और सियालकोट में दिया जाना था, मतलब
जो प्रैक्टिस करवानी थी वो इसका दमदम अम्बाला में और सियालकोट में करवाना था। इस नई राइफल में कारतूस के ऊपरी भाग को मुंह से काटना पड़ता था। तो ये बेसिकली सबको पता होगा कि कारतूस में जो था चर्बी थी सुअर की और गाय की, इसलिए एक रिवोल्ट हुआ था, वो था 1857 का। तो अब उसको गहराई से पढ़ रहे हैं हम लोग। ठीक। तो जनवरी 1857 में बंगाल सेना में यह अफवाह फैल गई कि चर्बी वाले कारतूसों में गाय और सुअर की चर्बी है। सैनिक अधिकारियों ने इस अफवाह की जांच किए बिना तुरंत इसका खंडन कर दिया कि अरे ऐसा कुछ नहीं है। किंतु सैनिकों को विश्वास हो गया कि चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग उनके धर्म को भ्रष्ट करने का एक निश्चित प्रयत्न है। यही भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण बना। ठीक है। तो प्रश्न में तो फिलहाल डेट पूछी गई थी केवल, पर इससे आपके आने वाले 5-6 क्वेश्चन और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएंगे। अब बात यहाँ पे क्या हुई कि इनका धर्म कैसे भ्रष्ट हो जाएगा बंदूक से। तो बंदूक से धर्म ऐसे भ्रष्ट हो गया कि जो सुअर है ये मुसलमानों को नहीं पसंद है। ठीक है, उनके लिए ये बेकार चीज़ होती है, उन सुअर का नाम तक नहीं लेते हैं वो लोग। और गाय हिंदुओं के लिए पवित्र है। ठीक। तो इसका मांस जो है गौवध जो है हमारे हिंदू धर्म में पाप माना जाता है, और जो मुस्लिम है उनके लिए सुअर पाप है। मतलब सुअर को छूना देखना ये सब पाप है उनके लिए। ठीक है। तो इस तरह से जो इंडियंस थे उन्हें लगा कि अरे ये तो हमारा धर्म भ्रष्ट करना चाहते हैं, अभी बताते हैं इनको। तो रिवोल्ट हो गया। एक कारण ये है, बहुत सारे कारणों में आगे चल के आपकी और क्लियरिटीज होंगी। अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम स्वतंत्र संग्राम का मुख्य तात्कालिक कारण क्या था? अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप का संदेह। अभी हमने देखा कि अंग्रेजों का धर्म में उन्होंने सोचा कि हमारे धर्म को नष्ट करना चाहते हैं। ठीक। तो उसी हिसाब से हो गया विद्रोह। मंगल पांडे की घटना हुई थी, कहाँ पे हुई थी? बैरकपुर छावनी में। ठीक है, बैरकपुर बंगाल में। ये 34वीं इन्फेंट्री के सिपाही थे। किसे? 34वीं नेटिव इन्फेंट्री के पैदल सेना के सिपाही थे ये मंगल पांडे। तो ये जाके अपने अफसर को मार देते हैं कि तुम मेरा धर्म भ्रष्ट करोगे। 29 मार्च 1857, डेट देखना, 29 मार्च 1857 को बैरकपुर में सैनिकों ने चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग करने से इनकार कर दिया, और एक सैनिक जिसका नाम मंगल पांडे था, उन्होंने अपने रेजिडेंट पर हमला कर दिया और उसकी हत्या कर दी। ठीक। मंगल पांडे के विप्लव से जुड़े हैं, मतलब मंगल पांडे कहाँ के विप्लव से जुड़े हैं? तो वो बैरकपुर में थे। ठीक है। और मेरठ में पहली जो है 1857 की क्रांति की चिंगारी छूटती है। मंगल पांडे सिपाही था, तो इसमें से सारे ऑप्शन जो है गलत है। वो 34वीं नेटिव इन्फेंट्री के जो है पैदल सिपाही थे। ठीक है। इसमें 5वीं कंपनी लिखा है, और इसी की थियोरी में 5वीं, यहाँ पर 6वीं लिखा है, इसी की थ्योरी में 5वीं कंपनी लिखा है। खैर, कंपनी से तो क्वेश्चन अभी तक नहीं आया है। अगला प्रश्न है आपका, 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह ने किसे साहब आलम बहादुर का खिताब दिया था? तो ये दिया था वक्त खां को। किसको? वक्त खां को। क्यों दिया था? जो 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह ने वक्त खां को साहब आलम बहादुर का खिताब दिया था। वक्त खां एक पख्तून था। ईस्ट इंडिया कंपनी में वह सूबेदार के पद पर था, तथा कंपनी की ओर से उसने प्रथम अंग्रेज अफगान युद्ध में भाग लिया था। बहादुर शाह ने अपने बड़े पुत्र मिर्जा जहीरुद्दीन को मुख्य सेनापति घोषित किया, किंतु विद्रोह में वास्तविक नेतृत्व जो था वक्त खान के पास था। अगला प्रश्न है, 1857 की जो क्रांति थी उसका मुख्य कारण क्या था? तो ये था ब्रिटिश साम्राज्य की नीति, उन्हीं के खिलाफ हो रहा था। ठीक है। 1857 में लंदन में प्रकाशित होने वाले समाचार पत्र टाइम्स के संवाददाता कौन थे, जिन्होंने लिखा था उत्तरी भारत में गोरे आदमी की गाड़ी को कोई भी मित्रतापूर्वक दृष्टि से नहीं देखता था? तो ये था W.H. रसेल। समझ रहे हो? उत्तरी भारत में जो यूपी क्या पूरे ही जो है इंडिया में कोई भी गोरे व्यक्ति को मित्रतापूर्ण नहीं देखता था, क्योंकि वो हमारा दोहन करने के लिए आए थे। सबको ये दिखाई दे रहा था, तो कौन ही उन्हें मानेगा। ठीक है। 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ से प्रारंभ हुई थी? तो ये मेरठ से प्रारंभ हुई थी। ठीक है। 10 मई को मेरठ से प्रारंभ हुई थी। यहाँ की 3री कैलेवरी रेजिमेंट के सैनिकों ने चर्बीयुक्त कारतूसों को छूने से मना कर दिया और बगावत कर दी। 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ से प्रारंभ हुई? मेरठ से प्रारंभ हुई। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित पहली घटना थी, कहाँ से थी? तो ये सैनिकों का दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना।
इसमें दिया गया है 1857 के संग्राम से संबंधित पहली घटना कौन सी थी। ऑप्शन देख लेते हैं इसमें, ठीक है, अच्छे ऑप्शन है क्योंकि ऑप्शन ए कानपुर में विद्रोह और नाना साहब का नेतृत्व संभालना, यहाँ से 1857 की क्रांति शुरू हुई थी, नहीं। दूसरा है हजरत बेगम हजरत महल द्वारा अवध का नेतृत्व, ये भी नहीं। ये सब तो 1857 की क्रांति के बाद हुआ था। और डी दिया गया है कि झांसी की रानी का विद्रोह, ये भी 1857 की क्रांति के मतलब कि जब मेरठ में विद्रोह हो गया उसके बाद चालू हुआ ये सब, ठीक। तो जो राइट आंसर हो जाएगा, मेरठ से लोग चले, ठीक है, मेरठ से चले, 10 मई को मेरठ में विद्रोह हुआ और ये लोग 11 मई को वहाँ पहुँच गए, दिल्ली पहुँच गए, रात में चले और सुबह चल के दिल्ली पे कब्जा कर लिया, ठीक है, ये लिखा है। 11 मई 1857 को दिल्ली से मेरठ आए सिपाहियों के दस्ते ने मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय को यह अपील की कि सम्राट इन सिपाहियों का नेतृत्व स्वीकार करे। इस प्रकार सैनिकों का दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना पहली घटना थी। कानपुर में नाना साहब ने 5 जून, है ना, जून में, मई में विद्रोह हुआ, कहाँ जून में जाके संभाला जा रहा है विद्रोह, ठीक है। तो कानपुर में नाना साहब थे, बेगम हजरत महल 30 मई को लखनऊ में उन्होंने प्रारंभ कर दिया था, ठीक है। उसके बाद में झांसी की रानी ने 1857 के विद्रोह को 18 जून में, और वो शहीद हो गई थी 1858 में। ग्वालियर में ही इनकी समाधि है। और निम्नलिखित में से कौन सा ईस्ट इंडिया कंपनी के सिपाहियों को विद्रोही बनाने का कारण नहीं था, कि इस वजह से तो विद्रोही नहीं हो पाएंगे। तो ईसाई धर्म फैलाने के लिए कंपनी के अधिकारियों के प्रयास, तो इसलिए तो वो गुस्सा थे कि तुम फालतू में ईसाई धर्म फैला रहे हो, हमारे धर्म को खतरे में डाल रहे हो। जहाज पर यात्रा करने के लिए सिपाहियों का आदेश, यस, इसमें भी वो गुस्सा हो जाते थे क्योंकि हमारे इंडियन में तब ऐसा माना जाता था कि जो भी जो है समुद्र पार करेगा उसकी जाति चली जाएगी और उसे मतलब कि समुदाय से भी बाहर निकाल दिया जाएगा, उसके बाद वो अछूत हो जाएगा, ऐसा कुछ, ठीक है। भत्ते की रोकथाम, जो इंडियंस थे उन सिपाहियों की भत्ते की रोकथाम कर दी थी, तो तब भी विद्रोह करते वो। अधिकारियों की अक्षमता, ये एक कारण हो सकता है जिसकी वजह से उन्हें गुस्सा नहीं आएगा। अधिकारी अक्षम है तो उसमें वो क्या करेंगे, वैसे भी ब्रिटिश अधिकारियों ने कोई लेना देना नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक। अब आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13। 1857 के स्वाधीनता संग्राम का प्रतीक था कमल और रोटी, क्या था, कमल और रोटी। 1857 के संग्राम के निम्नलिखित केंद्रों में से सबसे पहले अंग्रेजों ने किसे पुनः अधिकृत किया था। मतलब कि जब रिवोल्ट हुआ तो इतने सारे केंद्रों में अलग अलग जगह पे रिवोल्ट हुआ था, इलाहाबाद में हो रहा, झांसी में हो रहा, मेरठ, कानपुर, दिल्ली, सब जगह, लखनऊ भी। तो सबसे पहले जो है अंग्रेजों ने क्या सोचा कि कहाँ पे कंट्रोल लेना चाहिए, उसके बाद हम बाकी जगह भी ले लेंगे। तो सबसे पहले उन्होंने लिया था दिल्ली में कंट्रोल, कहाँ पे, दिल्ली में। अगला प्रश्न है 1857 के स्वाधीनता संघर्ष की वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई की जन्मस्थली क्या थी। तो वो थी वाराणसी, क्या थी, वाराणसी। उनका मूल नाम जो था मणिकर्णिका था और बनारस में ही इन्हीं के नाम पे जो मणिकर्णिका घाट है वो बना हुआ है। 1857 के बरेली विद्रोह का नेता कौन था। बरेली में जो विद्रोह हो रहा था उसका जो नेता था खान बहादुर, ठीक है। जो बरेली में रुहेलखंड के भूतपूर्व शासक के उत्तराधिकारी खान बहादुर ने 1857 के विद्रोह की रहनुमाई की। यद्यपि ब्रिटिश पेंशन पर गुजर बसर कर रहे खान बहादुर ने शुरू में इसमें कोई दिलचस्पी नहीं ली थी, किंतु विद्रोह की लहर फैलते ही उन्होंने खुद प्रशासन संभाल लिया और करीब 40,000 सैनिकों को संगठित करके अपनी मजबूत सेना बनाई और अंग्रेजों का कड़ा मुकाबला किया। मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय ने उन्हें वायसराय के पद पर नियुक्त किया। इस पद पर अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने हिंदू और मुसलमानों के साथ समानता का व्यवहार किया और एक सुयोग्य राजनीतिज्ञ के गुणों का प्रदर्शन किया, ठीक है। अच्छा, इस वीडियो के लास्ट में मैं आप लोगों को एक नोट्स दूंगी जिसमें कौन कहाँ पे लीड कर रहा था और उसके ओपोनेंट में कौन था, उससे संबंधित फैक्ट जो है मैं आप लोगों को दे दूंगी, ठीक है। तो वीडियो में लास्ट तक देखना। अगला प्रश्न है 1857 में बरेली उत्तर प्रदेश में क्रांति का जो नेता है वो कौन था। तो अभी देखना, तो ये बरेली में थे खान बहादुर खान। कौन थे, खान बहादुर खान। तो बरेली में रुहेलखंड के भूतपूर्व शासक उत्तराधिकारी खान बहादुर खान ने 1857 की जो है रहनुमाई की, मतलब लीड किया। यद्यपि ब्रिटिश पेंशन पर गुजर बसर कर रहे खान बहादुर ने शुरू में इसकी कोई दिलचस्पी नहीं ली, लेकिन जब जैसे उन्होंने देखा कि ये सब हो गया है तो उन्होंने कहा चलो अच्छा इस युद्ध में कूद पड़ते हैं।
महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि कहाँ पर है? तो अभी मैंने बताया था ये ग्वालियर में है। ठीक, अगला प्रश्न हम देखेंगे। अगला प्रश्न, एक्सक्यूज मी। ठीक, अगला प्रश्न है, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? तो उनकी मृत्यु हुई थी ग्वालियर में, और वहीं पर उनकी जो है समाधि है। रानी लक्ष्मीबाई को अंतिम युद्ध में सामना करना पड़ा था किसका? यूरोज का। और यूरोज ने एक बहुत बढ़िया लाइन कही थी कि औरतों में अकेली मर्द कौन थी? झांसी की रानी। ये है भारतीय विद्रोहियों में यहाँ सोई हुई औरत अकेली मर्द है। ठीक, रानी लक्ष्मीबाई के अंतिम मराठा राजा, जो उनके राजा थे गंगाधर राव, उनकी मृत्यु हो गई थी। उसके बाद में क्या हुआ कि उनका कोई उत्तराधिकारी था नहीं, तो फिर जो डलहौजी था उनके व्यक्तिगत की नीति चल रही थी कि जितने भी राज्यों में उत्तराधिकारी नहीं है, सगे उत्तराधिकारी नहीं है, ब्लड, तो क्या करेंगे कि उनका जो राज्य है वो अपने अंग्रेज राज्य में मिला लेंगे। तो इसी के तहत 1854 में झांसी का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय कर लिया गया। झांसी में जून 1857 में रानी लक्ष्मीबाई के नेतृत्व में विद्रोह का शुरू हुआ। झांसी के पतन के बाद रानी जो है ग्वालियर को प्रस्थान कर गई, जहाँ तात्या टोपे के साथ में अंग्रेजों को कई युद्धों में पराजित करने के बाद अंततः अंग्रेज जनरल ह्यूरो से लड़ते हुए 1858 में मारी गई। 18 जून 1858 में वीरगति को प्राप्त हुई। तभी जनरल ह्यूरोज ने कहा था कि भारतीय विद्रोहियों में यहाँ सोई हुई औरत अकेली मर्द थी। इतनी बहादुरी से वो लड़ी थी कि अपोनेंट भी उनका एकदम इम्प्रेस हो गया था। ठीक है, हाँ, 1857 का विद्रोह लखनऊ में किसके नेतृत्व में आगे बढ़ा? तो लखनऊ में बेगम हजरत महल, बेगम ऑफ अवध जिन्हें कहा जाता था, वो लीड कर रही थी। ठीक है, 30 मई 1857 को, मतलब 1857 की जब क्रांति पढ़ते ना, मतलब पढ़ते पढ़ते ही एक वो आ जाता है कि अरे क्या चल रहा होगा वहाँ पे, एकदम जोश आ जाता है। वह महिला जिन्होंने अवध में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था, बेगम हजरत महल। अगला प्रश्न है, लखनऊ में 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किसने किया था? तो वो था हजरत महल। इसके काफ़ी सारे क्वेश्चन तो फालतू हैं, बार बार रिपीट करके दिए गए हैं। निम्नलिखित में से कौन इलाहाबाद में 1857 के संग्राम का नेता था? इलाहाबाद में पूछा जा रहा है, तो मौलवी लियाकत अली। 1857 के संघर्ष में भाग लेने वाले सिपाहियों की सर्वाधिक संख्या थी, तो वो थी अवध से। कहाँ से? अवध से। अगर पूरे देश से 10 सिपाही आ रहे हैं तो 20 सिपाही, तो इसमें से 8 सिपाही केवल अवध से है। ऐसे इतना था इसका, ये दिया गया है यहाँ पे कि वास्तव में उस समय अवध में शायद ही ऐसा कोई परिवार रहा हो जिसमें से कोई सदस्य सेना में ना रहा हो। केवल अवध से ही 75,000 सैनिक सेना में थे। बताओ, नाना साहब का कमांडर इन चीफ कौन था? नाना साहब का, तो नाना साहब के थे तात्या टोपे, और तात्या टोपे का जो दूसरा नाम था वो था रामचंद्र पांडुरंग। अगला प्रश्न है, अजीमुल्ला खां सलाहकार थे किसके? नाना साहब के। ठीक है, नाना साहब के यहाँ पर 2 क्वेश्चन है। नाना साहब का कमांडर इन चीफ कौन था, उनके सलाहकार कौन थे? तो यहाँ पे हैं, जो कमांडर इन चीफ था लड़ाई भिड़ाई के लिए तात्या टोपे थे, और सलाहकार के लिए नाना साहब के अजीमुल्ला खां थे। अगला प्रश्न देखेंगे यहाँ पर हम। अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसे उसके मित्र ने धोखा दिया तथा जिसे अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाकर मार दिया गया? कौन धोखेबाज दोस्त था? तो वो थे तात्या टोपे के दोस्त, जिन्होंने तात्या टोपे को धोखा दिया। कैसे धोखा दिया, देखते हैं। तात्या टोपे 1814 से 1859, यानी कि झांसी की रानी के खत्म होने के बाद ये भी खत्म हो गए थे, तो इनको रामचंद्र पांडुरंग के नाम से भी जाना जाता है। वे 1857 के भारतीय विद्रोह के प्रमुख नेता थे। इनका जन्म महाराष्ट्र के योला गांव में हुआ था। वे अपने पिता पांडुरंग राव टोपे के साथ बिठूर आ गए, जहां वे पेशवा के दत्तक पुत्र नाना धोंदोपंत, इन्हें नाना साहब के नाम से भी जाना जाता है, और महाराजा माधव सिंह जी के मित्र बन गए। 1851 ईस्वी में डलहौजी ने नाना साहब को उनके पिता के पेंशन से वंचित कर दिया। ठीक है, पिता के पेंशन से वंचित कर दिया था इनको। ठीक है, किसको? नाना साहब को पेंशन देना बंद कर दी थी। उधर तात्या टोपे पहले से ही ब्रिटिशों को अपना शत्रु मान चुके थे,
दोनों ने मिलकर कानपुर में ईस्ट इंडिया कंपनी की सैन्य टुकड़ियों को पराजित कर नाना साहब के आधिपत्य को स्थापित किया और तात्या स्वयं सेना के कमांडर इन चीफ बन गए। ठीक है। नाना साहब से अलग होने के बाद तात्या टोपे अपना मुख्यालय जो है कालपी में ले गए और रानी लक्ष्मीबाई से हाथ मिला लिया। दोनों ने मिलकर बुंदेलखंड में विद्रोह का नेतृत्व किया। जनरल ह्यूरोज ने ग्वालियर के उस ऐतिहासिक युद्ध में इन्हें हराया जिसमें रानी लक्ष्मीबाई वीरगति को प्राप्त हुई। ग्वालियर को खो देने के पश्चात तात्या टोपे ने सागर एवं नर्मदा क्षेत्र तथा खानदेश एवं राजस्थान क्षेत्र में सफलतापूर्वक गोरिल्ला युद्ध का संचालन किया कि अब कोई बात नहीं, हम गोरिल्ला युद्ध करेंगे। 1 वर्ष तक अंग्रेज सेनाएं उन्हें पकड़ने में नाकाम रहीं और आगे भी नहीं पकड़ पाती अगर उनका मित्र उन्हें धोखा नहीं देता। ठीक है। 1 वर्ष तक उन्हें कोई नहीं पकड़ सका। अंततः उनके एक विश्वसनीय मित्र मान सिंह ने उन्हें धोखा देकर उस समय पकड़वा दिया जब वे पारो के जंगल में जो है अपने कैंप में शयन कर रहे थे, यानी कि बेचारे सो रहे थे। यहाँ से उन्हें पकड़कर शिवपुरी लाया गया और सैनिक अदालत में 18 अप्रैल को फांसी दे दी गई। कितनी दुखद घटना थी, मतलब ऐसा दोस्त किसी का ना हो। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से 1857 के निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से किसका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था? तो तात्या टोपे। कुंवर सिंह 1857 के विद्रोह के एक प्रमुख नायक थे। वह निम्नलिखित में से किससे संबंधित थे? कुंवर सिंह बिहार के थे और लगभग वो उस टाइम पे शायद 90 साल के हो गए थे शायद। नहीं, उनका जो डेट ऑफ बर्थ है 1777 है, तो इस हिसाब से वो 80 साल के रहे होंगे, 80 81 82 के रहे होंगे। ठीक है, ऐसे कुछ अराउंड। ठीक है। और 80 साल का होने के बावजूद भी उन्होंने बहादुरी से लड़ाई की, पूरा बागडोर संभाली। और वहाँ पे तो जो दिल्ली में बादशाह बैठा हुआ था वो तो एकदम भाई टूट फूट चुका था। वो भी सब इसी एज ग्रुप में हो गया होगा, पर उसके लिए बहुत सारे लोग थे काम करने के लिए। और यहाँ पे इन्होंने बहुत अच्छे से अपने आप को संभाला और लोगों को भी एडवाइस किया, तो इसलिए इनका नाम एक अलग तरीके से लिया जाता है। तो 1857 में जगदीशपुर में विद्रोह की अगुवाई करने वाले कुंवर सिंह बिहार के तत्कालीन शाहाबाद जिले के जगदीशपुर, वर्तमान में भोजपुर जिले में स्थित, से संबंधित है। प्रकृति ने उन्हें अदम्य शौर्य, वीरता और सेना नायक के आदर्श गुणों से मंडित किया था। इसी कारण उन्हें सही रूप में विद्रोह के दौरान बिहार का सिंह माना जाता है। तो कुंवर सिंह को बिहार का सिंह भी कहा जाता है। उन्होंने शाहाबाद एवं आरा क्षेत्र में अंग्रेजों की सत्ता का तख्ता पलट किया और अपनी सरकार स्थापित की। वह कानपुर पर संयुक्त आक्रमण के लिए नाना साहब की मदद हेतु कालपी की ओर आगे बढ़े। वह विद्रोह की मशाल को रोहतास, मिर्जापुर, रीवा, बांदा और लखनऊ तक ले गए, जहां तक अत्यंत सम्मान पूर्वक जो है उनका स्वागत किया गया। अपनी अंतिम सफलता में उन्होंने अपने गृह नगर जगदीशपुर के निकट अंग्रेजों को बुरी तरह से पराजित किया। इसी युद्ध के दौरान कुंवर सिंह बुरी तरह से घायल हो गए और 26 अप्रैल 1858 में उनकी मृत्यु हो गई, बहुत जल्दी हो गई थी। उनकी मृत्यु के बाद उनके भाई अमर सिंह ने दिसंबर 1858 तक अंग्रेजों के साथ में जो युद्ध था जारी रखा। अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह के एक नेता कुंवर सिंह किस स्थान से संबंधित हैं? तो जगदीशपुर से संबंधित हैं वो, या फिर बिहार से बोल सकते हैं। कुंवर सिंह अंग्रेजों के खिलाफ 1857 के विद्रोह में किस जगह शामिल हुए थे? तो आरा से। ठीक, अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, 1857 की क्रांति के दौरान बिहार में क्रांतिकारियों का नेता कौन था? तो ये थे अपने बाबू कुंवर सिंह। ठीक, बाबू कुंवर सिंह। बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? बाबू कुंवर सिंह ने। बाबू हटा दिया, बाबू अमर सिंह लगा दिया। अमर सिंह ने भी किया था लेकिन बाद में। कुंवर सिंह 1857 के विद्रोह में किस प्रांत से थे? तो बिहार। 1857 का नेतृत्व बिहार में किसने किया था? कुंवर सिंह ने। रिपीटेड क्वेश्चंस हैं। फिर से, बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व कुंवर सिंह। अगला प्रश्न, जगदीशपुर के किस व्यक्ति ने 1857 ईस्वी के विप्लव में क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया था? कुंवर सिंह। ये भी जगदीशपुर के राजा कुंवर सिंह। ठीक है। हाँ, अब नया क्वेश्चन है,
पटना के 1857 के स्वतंत्र संग्राम के नेता कौन थे? तो राजपूत कुंवर सिंह। अरे भगवान, फिर से कुंवर सिंह। पटना बिहार के निकट जगदीशपुर, वही एक्सप्लेनेशन है फिर से, तो एक्सप्लेनेशन आप खुद ही पढ़ लेना। निम्नलिखित में से कौन असम के, हाँ ये नया क्वेश्चन है, असम में 1857 की क्रांति का नेता था? तो ये थे अच्छा ये थे दीवान मनीराम दत्त। मनीराम दत्त ने क्या किया था कि असम में 1857 की क्रांति के समय वहाँ के दीवान जो थे मनीराम दत्त, वहाँ के अंतिम राजा के पौत्र कंदपेश्वर सिंह, कंदपेश्वर सिंह को राजा घोषित करके विद्रोह की शुरुआत की, परंतु शीघ्र ही उनका दमन करके मनीराम को फांसी दे दी गई थी। 1857 के विद्रोह में बिहार में 15 जुलाई 1857 से 20 जनवरी 1858 तक केंद्र था, तो जगदीशपुर बना हुआ था केंद्र। अगला प्रश्न हम यहाँ पे देखेंगे। अच्छा, इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। बिहार में 1857 के विद्रोह का केंद्र जगदीशपुर था, जहाँ जमींदार कुंवर सिंह के नेतृत्व में संभाला और तत्कालीन शहादाबाद जिले में अंग्रेजों की सत्ता का तख्ता पलटकर अपनी सरकार स्थापित की। अप्रैल 1858 ईस्वी में कुंवर सिंह की मृत्यु के बाद उनके भाई अमर सिंह ने दिसंबर 1858 तक संघर्ष जारी रखा। अंततः बिहार के विद्रोह को पटना डिवीजन यानी कि कमिश्नरी के कमिश्नर विलियम टेलर और बंगाल गोलंदाज फौज के मेजर विंसेंट आयर द्वारा दबा दिया गया। अगला प्रश्न यहाँ पे, 1857 की क्रांति में अंग्रेजों व जोधपुर के संयुक्त सेना को पराजित करने वाले कौन थे? तो आउवा के ठाकुर कुशल सिंह। ठीक है, आउवा के ठाकुर कुशल सिंह। आउवा के ठाकुर कुशल सिंह ने 1857 की क्रांति में अंग्रेजों और जोधपुर की संयुक्त सेना को पराजित किया था। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल राजस्थान में 1857 की क्रांति के केंद्र में नहीं था, पूछा जा रहा है। तो ये था जयपुर। तो आउवा था, नीमच था, अजमेर था। अच्छा, आउवा आप लोग सोच रहे हो कहाँ पे, तो आउवा जोधपुर, मतलब आउवा जो है राजस्थान में है। निम्नलिखित में से किसने 1857 में अंग्रेजों से संघर्ष किया था? तो शहादत खान ने। चंद्रशेखर आजाद नहीं, उस टाइम पैदा नहीं हुए थे ये तीनों। निम्नलिखित में से कौन 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था? मौलवी अब्दुल्ला शाह। ये फैजाबाद में रहते थे। ठीक है, मतलब फैजाबाद इनका घर था और ये कहते थे अंग्रेजों को भगाओ यार। मौलवी अब्दुल्ला शाह ने फैजाबाद में 1857 के विद्रोह को अपना नेतृत्व प्रदान किया। यह अंग्रेजों के सबसे कट्टर दुश्मन थे। वह मूलतः तत्कालीन मद्रास प्रेसिडेंसी के चिनापट्टन के रहने वाले थे, पर वह फैजाबाद में आकर बस गए। उन्होंने भारत के विभिन्न धर्मानुयायियों का आह्वान करते हुए कहा कि सारे लोग काफिर अंग्रेजों के विरुद्ध खड़े हो जाओ और उन्हें भारत के बाहर खदेड़ दो। इनके बारे में अंग्रेजों ने कहा कि वह अदम्य साहस के गुणों से परिपूर्ण और दृढ़ संकल्प वाले व्यक्ति तथा विद्रोहियों में सर्वोत्तम सैनिक हैं। इनकी गिरफ्तारी के लिए ब्रिटिश सरकार ने 50,000 रुपये का इनाम रखा। मतलब भाई तुम तारीफ भी करते हो और फिर कहते हो मार साले को, इनाम देके पकड़वा भी दिया और फांसी पे भी लटका दिया। नहीं, तुम सैनिक बहुत अच्छे थे, तुम विद्रोही बहुत अच्छे थे, पर मानना तो तुम्हें पड़ेगा, है ना भाई। भगवान जाने क्या करते हैं। 1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में भोपाल के किस वीर ने बहादुरीपूर्ण मुख्य संघर्ष कर बलिदान दिया? तो ये थे फाजिल मोहम्मद खान। एक ये बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। 1857 की विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? तो मीर तकी, अरे गालिब ने देखा था, मीर तकी नहीं, गालिब ने, मिर्जा गालिब। मैं सोच रही थी मिर्जा गालिब। ठीक है, मिर्जा गालिब ने देखा था। सुप्रसिद्ध उर्दू शायर मिर्जा गालिब का मूल निवास क्या था? तो उनका जो मूल निवास था वो था आगरा। आज़ादी की पहली लड़ाई 1857 में किसने भाग नहीं लिया था? तो भगत सिंह ने नहीं ले पाया था, वरना वो सबसे पहले आके मारते।
मतलब तुम सोचो, वो भगत सिंह की पूरी फैमिली कब से स्वतंत्र सेनानी है। उनके चाचा जेल भी जा चुके हैं, उनके मतलब चाचा ताऊ लोग भी इतने बड़े बड़े क्रांतिकारी थे। उसके बाद में भगत सिंह आए, उन्होंने अपना नाम रोशन किया 1857 के विद्रोह में। मतलब वो एज देखो उनकी 23, और उनकी बुक्स देखो तुम, वाई आई एम एन एथीस्ट, और तुम उनकी सोच देखो कितनी, बाप रे, इतना 23 साल का बच्चा इतनी ज़्यादा सोच और समझ लेके चल रहा है। द फिलोसफी ऑफ बम, तुम सोचो भाई कितना नॉलेज होगा उनके पास। 1857 के विद्रोह से निम्नलिखित में से कौन संबंधित नहीं था। बेगम हजरत महल थी, जो कि लखनऊ का नेतृत्व कर रही थी। ऊधम सिंह नहीं थे। ऊधम सिंह जो है उनके साथ थे, हमारे चंद्रशेखर आज़ाद के साथ। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर है ऑप्शन ए हो जाएगा। ऊधम सिंह 1857 के विद्रोह से संबंधित नहीं है। ये पंजाब के क्रांतिकारी थे। जलियांवाला बाग हत्याकांड का बदला लेने के लिए उन्होंने पंजाब के गवर्नर रहे माइकल ओ डायर की लंदन में जाके, एक मूवी भी आई थी ऊधम सिंह के ऊपर, है ना, और उन्होंने लंदन में जाकर माइकल ओ डायर को मार के आए थे 1940 में। ठीक है, और इसके 7 साल बाद देश आज़ाद होने वाला था। इन्हें गिरफ्तार करके मृत्युदंड दे दिया गया। बेगम हजरत महल लखनऊ में, कुंवर सिंह ने बिहार में, और मौलवी अहमदुल्ला ने फैजाबाद में 1857 की क्रांति का विद्रोह का नेतृत्व किया था। अगला प्रश्न देखेंगे, 1857 के स्वतंत्र संग्राम में किस राजवंश ने अंग्रेजों की सर्वाधिक सहायता की थी। तो भाई वो थे ग्वालियर के सिंधिया। यहाँ तक कि कैनिंग का कहना था कि अगर सिंधिया हमारा विरोध कर देते तो हमें तो अपना बोरिया बिस्तर उठा के भागना पड़ता। सेम लाइन यहाँ पे लिखिए, यदि सिंधिया भी विद्रोह में सम्मिलित हो जाए तो मुझे कल ही बिस्तर गोल करना पड़ेगा। बट बैड लक ऑफ इंडियंस नहीं दिया साथ। बाद में शिक्षित मध्य वर्ग ने क्या किया था। 1800 शिक्षित मध्य वर्ग जो था, उन्होंने 1857 में कोई समर्थन नहीं दिया, बस तटस्थ बने रहे, वो बस देख रहे थे। ठीक है, सी। 1857 के विद्रोह में कई ऐसे लोग थे जिन्होंने कोई रुचि नहीं दिखाई। उन्होंने कहा छोड़ो यार, अपना तो सब कुछ सही चल रहा है ना। और फिर उसके बाद में जो नवाब ववाब होते हैं उनकी नवाबी उड़ जाती है सारी। अगर 1857 में ही ये लोग शामिल हो जाते तो उसी टाइम पे देश आज़ाद हो जाता, लेकिन नहीं। 1857 के विद्रोह में शिक्षित वर्ग ने कोई रुचि नहीं ली, जो इस महासमर की असफलता के प्रमुख कारणों में से एक है। विद्रोही जिस प्रकार अंधविश्वासों का उपयोग करते या प्रगतिशील सामाजिक उपायों का विरोध करते थे, उससे शिक्षित भारतीय उनसे बिदक कर दूर हो गए। शिक्षित भारतीय देश का पिछड़ापन दूर करना चाहते थे। उनके मन में यह गलत विश्वास भरा था कि अंग्रेज आधुनिकीकरण का यह काम पूरा करने में उनकी सहायता करेंगे, जबकि जमींदारों, पुराने शासकों और सरदारों तथा दूसरे सामंती तत्वों के नेतृत्व में लड़ने वाले विद्रोही देश के पीछे ले जाएंगे। जो विद्रोही हैं वो देश को पीछे ले जाएंगे। उनको ऐसा लग रहा था, जो शिक्षित वर्ग था, कि अगर अंग्रेज हैं तो हमारा देश आगे बढ़ सकता है, और नहीं है तो हम पीछे चले जाएंगे। ठीक है, कुछ समय बाद ही शिक्षित भारतीयों ने अपने अनुभवों से जाना कि विदेशी शासन देश का आधुनिकीकरण करने में न तो सिर्फ असमर्थ साबित हुआ, बल्कि उसने उसे गरीब और पिछड़ा बनाए रखा। ठीक है, इस मामले में 1857 के क्रांतिकारी अधिक दूरदर्शी सिद्ध हुए। ठीक, अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित वर्गों में से किसने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया था। तो वो थे साहूकार और जमींदार, बड़े लोग, सीधी बात। ठीक है, ऑप्शन डी। वही एक्सप्लेनेशन है जो हम लोगों ने थ्योरी में पढ़ी है। इनमें से किसने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल के खिलाफ बगावत नहीं की थी। कि अंग्रेजी जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसके कंट्रोल के खिलाफ जो है हम कुछ नहीं बोलेंगे, यानी कि तटस्थ रहेंगे, तटस्थ। तो ये थे हैदराबाद के निजाम। ठीक, बाकी सब तो विद्रोह कर ही रहे थे। एक्सप्लेनेशन को हम देखेंगे, हैदराबाद के निजाम ने कभी अंग्रेजों के विरुद्ध नहीं किया। भाई जो हैदराबाद के निजाम था, निजाम एक टाइटल होता था, निजाम भाई हमेशा जो है तटस्थ रहा है, तटस्थ रहा है। चाहे तुम मराठाओं में देख लो, ठीक है,
चाहे तुम अंग्रेजों में देख लो, चाहे जब मैसूर उसके ऊपर अटैक कर रहा तब देख लो। अपना बचाव करना हो तो लड़ाई करेगा, अगर किसी और का मैटर होगा तो हाथ ही नहीं लगाएगा। इतना सेफ गेम खेला इसने और अंत तक खेला, जब तक सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इसकी कनपट्टी पे रख के हैदराबाद नहीं ले लिया, कनपट्टी पे बंदूक रख के। हाँ, तो क्या देख रही थी मैं? सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। हाँ, हैदराबाद के निज़ाम ने कभी अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह नहीं किया। विजयनगर के राजा ने 18वीं शताब्दी में उत्तरार्ध में किया था। तमिलनाडु के पोलीगरों ने कई बार विद्रोह किया। त्रावणकोर के दीवान वेलुथम्पी 1809 में अंग्रेजों के विरुद्ध नेतृत्व किया था इन्होंने। निम्नलिखित में से कौन सा एक क्षेत्र 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं था? तो ये चित्तौड़ था, जो 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं था। ठीक है, बाकी जितने भी थे वो सब प्रभावित थे। अगला है, निम्नलिखित में से नहीं 1857 के विद्रोह से बिहार का कौन सा भाग जो है अप्रभावित रहा? कौन सा भाग जो है अप्रभावित रहा? तो यहाँ पे आपका दानापुर में वो गए थे, ठीक है, आरा में थे, मुंगेर में थे, मुजफ्फरपुर में थे, लेकिन पटना में नहीं, मुंगेर नहीं था, पटना में भी था, मुंगेर में भी नहीं था। ठीक है, मुंगेर जो है इससे अप्रभावित था। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। एक बार हम एक्सप्लेनेशन देख लेंगे। 1857 के विद्रोह के दौरान बिहार में आरा, दानापुर, गया, पटना, मुजफ्फरपुर तथा शहादाबाद विद्रोह के प्रमुख केंद्र थे, जबकि मुंगेर का क्षेत्र इस विद्रोह से अप्रभावित रहा। अगला प्रश्न हम देखेंगे यहाँ पर, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो यहाँ पे नाना साहब है, कानपुर में थे नाना साहब। कुंवर सिंह बिहार में थे, तो आरा। और जो बख्त खां है ये दिल्ली, तो मौलवी को हम मान लेते हैं अवध, क्योंकि फैजाबाद। ठीक, तो अब मैच करेंगे इसे, कहाँ मैच हो रहा है? सी, इसका ऑप्शन सी जो है राइट आंसर है। एक बार हम यहाँ पर देख लेंगे, बख्त खां दिल्ली, मौलवी अहमदुल्ला अवध, कुंवर सिंह आरा और नाना साहब कानपुर। ठीक, अगली सूची इनको मिलाना है आपस में, तो एक बार जूम आउट कर लेते हैं थोड़ा सा। ओके, तो देखेंगे झांसी में कौन था? झांसी में रानी लक्ष्मीबाई थी। लखनऊ में बेगम हजरत महल थी। कानपुर में नाना साहब थे और अजीमुल्ला खां थे। और फैजाबाद में मौलवी अहमद खां। एक बार इसकी हम ऑप्शन देख लेते हैं कौन सा वाला सही है। तो ए का हमने मिलाया 4, ए का 4, बी का 3। ठीक, तो यही वाला राइट हो गया आंसर। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सही सम्मिलित नहीं है, पूछा जा रहा है। तो लखनऊ में लियाकत अली नहीं थे, लियाकत अली थे इलाहाबाद में। कहाँ थे? इलाहाबाद में। आगे, मौलवी लियाकत अली का जन्म जो है 1817 में तत्कालीन इलाहाबाद के परगना में हुआ था, चैल परगना में। 1857 के विद्रोह में उन्हें तत्कालीन इलाहाबाद में विद्रोहियों का नेतृत्व किया था और लखनऊ से उनका कोई संबंध नहीं था। तो अगला प्रश्न है इसमें, इनमें से किसने 1857 के विद्रोह में सक्रिय भाग लिया था? तो 1857 के विद्रोह में सक्रिय भाग लिया था। नाना साहब ने लिया था, कोई नहीं है। बेगम हजरत महल ने लिया था, इन्होंने भी लिया था, इन्होंने भी लिया था। तो इसमें ऑप्शन ई दिया गया है, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक, तो ऐसे भी ऑप्शन बन जाते हैं। ठीक, अगला प्रश्न देखेंगे, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। नाना साहब कहाँ पे थे? कानपुर में थे। नवाब हामिद अली खान ये कहाँ पर थे? तो ये दिल्ली से जो है कर रहे थे। और मनीराम को आप लोग जानते हैं, असम में थे। ठीक, तो इस तरह से आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक, एक बार और देख लेते हैं, नाना साहब कानपुर में, नवाब हामिद अली खान दिल्ली, मौलवी अहमूद उल्ला या फिर मौलवी अहमद उल्ला शाह जो थे लखनऊ से थे। यार एक सही से नाम लिख लिया करो, ये बहुत कंफ्यूजन हो जाता है फिर। मनीराम दीवान जो थे असम। 63 क्वेश्चन नंबर, इनमें
से कौन सा एक 1857 के विद्रोह का स्थान या विद्रोह आरंभ सही सुमेलित नहीं है? तो लखनऊ में जो विद्रोह था 4 जून 1857 में चालू हुआ था, और झांसी में 11 मई 1857 में हुआ था। मई तो गलत ही है, ठीक। और इसका जो राइट आंसर है वो भी बी है, तो बी हो जाएगा यहाँ पे, ठीक। एक बार यहाँ पे देख लो, झांसी में हुआ था जून 1857 में, ठीक। एक नोट इसमें दिया गया है कि कई संदर्भ पुस्तकों एवं आधिकारिक वेबसाइटों पर लखनऊ में 1857 के विद्रोह के प्रारंभ की तिथि जो है 4 जून 1857 दी गई है, जबकि एनसीईआरटी की जो कक्षा 12 की किताब है उसमें लखनऊ के इस विद्रोह के प्रारंभ की तिथि 30 मई 1857 दी गई है, लेकिन जो यूपीपीसीएस है उसने बी आंसर माना है, ठीक। एक बार अगला प्रश्न देखेंगे। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो वो था लॉर्ड कैनिंग, और ये लॉर्ड कैनिंग जो है अंतिम भारत का गवर्नर जनरल होता है, और लास्ट में यही जो है वायसराय बन जाता है। क्या बन जाता है? वायसराय बन जाता है, ठीक है। भारत गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था, और कैनिंग भारत में कंपनी द्वारा नियुक्त अंतिम गवर्नर जनरल और ब्रिटिश सम्राट के अधीन नियुक्त पहला वायसराय था। वही बात जो भी मैंने बताई। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कैनिंग था, ठीक। गवर्नर जनरल कौन था? कैनिंग था। 66 में भी सेम क्वेश्चन। 67 में भी गवर्नर जनरल कौन था? कैनिंग था। 68 में पूछा गया है 1857 विद्रोह के समय बैरकपुर में कौन ब्रिटिश कमांडेंट ऑफिसर था? फिशर बोल रही हूँ। कौन बैरकपुर में कौन था? तो उस टाइम पे हैरसे जो था बैरकपुर में था, ठीक है। हैरसे जो था, हैरसे, जॉन बेनेट हैरसे। 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? तो ये लॉर्ड कैनिंग ने बनाया था, और इलाहाबाद में ही जो है दरबार लगाया गया था बाद में 1858 में, ठीक। 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? तो वो थे पामस्टॉन। कौन थे? पामस्टॉन। निम्नलिखित में से किसका नाम 1857 के विद्रोह से नहीं जुड़ा है? तो इनमें से किसी का भी नाम नहीं जुड़ा है, ठीक। उपरोक्त सभी यहाँ पे राइट आंसर है। कर्नल सेंट लेगन, लेफ्टिनेंट कर्नल गिब्स और कर्नल बेलेस, इनमें से कोई भी नहीं था 1857 के विद्रोह के टाइम पे। अगला प्रश्न है यहाँ पे 1857 के विद्रोह का मुख्यतः किस कारण से जो है असफल रहा? जो 1857 का विद्रोह था किस कारण से असफल रहा? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा किसी सामान्य योजना एवं केंद्रीय संगठन की कमी थी, मतलब जिसको जैसा मौका मिल रहा है वो विद्रोह कर दे रहा है, ठीक है। और विद्रोह होने के बाद मैंने ये भी नहीं पता था कि आगे करना क्या है, ठीक। तो 1857 के विद्रोह की असफलता का मुख्य कारण किसी सामान्य योजना एवं केंद्रीय संगठन की कमी थी। विद्रोहियों के नेताओं में कोई संगठन की भावना देखने में नहीं आई। 82 वर्षीय मुगल सम्राट, हाँ 82 वर्ष के हो गए थे, 82 वर्षीय मुगल सम्राट बहादुर शाह कमज़ोर था, और जो कुंवर सिंह थे वो भी इसी एज के रूप के थे, फिर भी वो काफ़ी ग्रेट थे और पावरफुल। उसके द्वारा विभिन्न सरदारों का आहन करना काफ़ी नहीं था। साथ ही विद्रोहियों ने वीरता तो दिखाई, और सरकार का विनाश करने पर वे तुले हुए भी प्रतीत होते थे कि सरकार को तो भगा ही देंगे, किंतु ऐसा करने के लिए उनके पास किसी सुनियोजित कार्यक्रम का पूर्ण अभाव था। उनमें अनुशासन की कमी थी। कभी कभी तो वे अनुशासित सेना के बजाय दंगाई भीड़ की तरह व्यवहार करते थे, जो विदेशी शासन के प्रति एक साझी घृणा को छोड़कर और कोई संबंध सूत्र नेताओं के बीच नहीं था। किसी क्षेत्र विशेष से ब्रिटिश सत्ता को उखाड़ फेंकने के बाद उन्हें पता भी नहीं था कि उस जगह किस प्रकार की राजनीतिक सत्ता या संस्थाएं स्थापित की जाएंगी। उनके पास एक भविष्योन्मुख कार्यक्रम, सुसंगत विचारधारा, राजनीति परिप्रेक्ष्य या भावी समाज और अर्थव्यवस्था के प्रति एक स्पष्ट दृष्टिकोण का अभाव था। और मुझे लगता है जहाँ तक, क्योंकि सब अपने अपने एरिया के लिए लड़ाई कर रहे थे, क्योंकि झांसी की रानी का वो था नारा कि मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी, तो इस हिसाब से अगर अंग्रेज चले भी जाते तो ये छोटे छोटे राज्य फिर से बन जाते, भारत पूरा एक राज्य कभी नहीं बन पाता, ठीक। अगला है 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम असफल हुआ क्योंकि उपयुक्त सभी कारण है। भारतीय सिपाहियों में उद्देश्य की एकता की कमी थी। भारतीय जो राजा थे
राजाओं ने ब्रिटिश सरकार का साथ दिया था। ब्रिटिश सिपाही कहीं अच्छे सज्जित तथा संगठित थे। ठीक है, तो वही एक्सप्लेनेशन है। क्वेश्चन नंबर 74 देखते हैं। 1857 के विफलता के निम्नलिखित में से कौन कौन से कथन सही है, कारण सही है। अंग्रेजों की सैन्य श्रेष्ठता, एकदम सही। विद्रोहियों के पास कोई एकीकृत कार्यक्रम एवं विचारधारा नहीं थी, ये भी सही है। समाज के सभी वर्गों से समर्थन का अभाव था, मतलब जो जमींदार थे वो लोग तो सपोर्ट ही नहीं कर रहे थे। ठीक है, तो उपयुक्त सभी सही है, सी। ठीक, एक बार इसकी एक्सप्लेनेशन अगर आप लोग पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो, लेकिन वही है जो अपने ऊपर पढ़ा है। अंग्रेज राजपूत राज्यों में 1857 के विद्रोह को दबाने में सफल रहे, क्योंकि अंग्रेज जो है राजपूत राज्यों में जो है 1857 का विद्रोह दबाने में सफल रहे, क्योंकि स्थानीय शासकों ने क्रांतिकारियों को साथ ही नहीं दिया था। ठीक, अगला प्रश्न देखेंगे। निम्नलिखित में से किन ब्रिटिश अधिकारियों ने लखनऊ में अपना जीवन खोया था। तो भाई 3 अधिकारी वहाँ उनके जो है मारे गए थे। कौन कौन? सबसे पहले जनरल नील, उसके बाद में मेजर जनरल हैवलॉक हेवन में चले गए, और सर हेनरी लॉरेंस। ठीक, क्वेश्चन नंबर 77। 1850 जो कथन और कारण है। 1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम ब्रिटिश सरकार से स्वतंत्रता प्राप्त करने में असफल रहा। बिल्कुल रहा, क्योंकि बहादुर शाह जफर के नेतृत्व को जन सहयोग नहीं मिला था और अधिकांश महत्वपूर्ण रियासतों के शासक उनका साथ देने में कतरा गए थे। तो कथन भी सही है, स्पष्टीकरण भी सही है, तो ऑप्शन ए जो है दोनों सत्य है और एक सही का जो है स्पष्टीकरण करता है। ठीक, अगला प्रश्न देखेंगे। निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी थी। तो जो जेम्स आउट्रम एवं डब्ल्यू टेलर जो है, इन्होंने कहा था कि हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र है, कुछ नहीं है। जो मुस्लिम है उन्होंने हिंदुओं की भावनाओं को आहत किया कि तुम्हारे साथ में ऐसा ऐसा हो रहा है, उसको भड़का दिया और ये पूरा विद्रोह हुआ इस वजह से। ऐसा आउट्रम का सोचना था और टेलर का भी। यहाँ पे आप पढ़ सकते हो। सर जेम्स आउट्रम एवं डब्ल्यू टेलर ने 1857 के विद्रोह को हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र का परिणाम बताया। आउट्रम का विचार था कि यह मुस्लिम षड्यंत्र था जिसमें हिंदू शिकायतों का लाभ उठाया गया। जॉन लॉरेंस और सीले के अनुसार यह केवल सैनिक विद्रोह था। जॉन सीले के अनुसार 1857 का विद्रोह एक पूर्णतः देशभक्ति रहित और स्वार्थी सैनिक विद्रोह था, जिसमें ना कोई स्थानीय नेतृत्व ही था और ना ही इसे सर्वसाधारण का समर्थन जो है प्राप्त था। उनके अनुसार यह एक संस्थापित सरकार के विरुद्ध भारतीय सेना का विद्रोह था। टी.आर. होम्स के अनुसार यह बर्बरता और सभ्यता के बीच का युद्ध था। तो सबके अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू है कि क्या था आखिरकार वो, मतलब सरकार की जड़ें जो है हिल गई थी। आधुनिक इतिहासकार जिसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था वो कौन है? बी.डी. सावरकर। ठीक, उन्होंने अपनी बुक द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 में ऐसा कहा है। अगली जो क्वेश्चन है वो है 1857 के संग्राम को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का नाम किसने दिया था? बी.डी. सावरकर। 1857 ईस्वी के विद्रोह को किसके द्वारा प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में वर्णित किया गया? बी.डी. सावरकर। सरकारी इतिहासकार, भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार था मजूमदार। आर.सी. मजूमदार, ताराचंद, बी.डी. सावरकर और एस.एन. सेन। एस.एन. सेन। तो आपको जो राइट आंसर हो जाएगा एस.एन. सेन। कौन? एस.एन. सेन। और इनकी जो बुक है वो है 1857, जो कि 1957 में प्रकाशित हुई थी। अगला प्रश्न देखेंगे। भारतीय भाषा में 1857 के विप्लव के कारणों पर लिखने वाला प्रथम भारतीय था। तो सर सैयद अहमद खान। कौन थे? 1857 के जो कारण थे, क्यों हुआ, इस सब पर लिखने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो वो थे सर सैयद अहमद खान। क्वेश्चन नंबर 84। तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम ना प्रथम है, ना राष्ट्रीय है और ना स्वतंत्रता संग्राम था। ये किसने कहा था? ये कहा था आपके आर.सी. मजूमदार ने। ठीक, इनकी जो बुक है द सिपोय म्यूटिनिटी एंड द रिवॉल्ट ऑफ
1857। सिपोय म्यूटिनी, म्यूटिनिटी नहीं, म्यूटिनी, ठीक। किसने कहा था इस निर्णय से इनकार करना कठिन है कि तथाकथित 1857 का जो विद्रोह है राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम ना तो प्रथम था, ना राष्ट्रीय था, और ना ही स्वतंत्रता संग्राम था। तो ये आरसी मजूमदार। और फिर से वही क्वेश्चन, किस भारतीय प्रख्यात इतिहासकार ने 1857 की क्रांति को क्रांति नहीं माना है? तो ये है आरसी मजूमदार। सबके अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू है, लेकिन मजा तो आया था उस लड़ाई में। पढ़ के इतना जोश आ जाता है तो लोग कर रहे होंगे, उनको कितना जोश था। 19वीं शताब्दी के मध्य में भारतीय राष्ट्रवाद पूर्ण अवस्था में थी। इस तथ्य को मानने वाले इतिहासकार कौन है? डॉक्टर मजूमदार और डॉक्टर सेन। अगला प्रश्न, 1857 की क्रांति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सी अवधारणा सही है? ऑप्शन ए है आपका, भारतीय इतिहासकारों ने इसे भारतीय विद्रोह के रूप में वर्णित किया। नहीं। कौन सी अवधारणा सही है? ब्रिटिश इतिहासकारों ने इसे स्वाधीनता संग्राम कहा है। ब्रिटिश इतिहासकार तो बिल्कुल नहीं कहेंगे। इसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की शासन प्रणाली को मृतप्राय बना दिया। ईस्ट इंडिया कंपनी, क्योंकि इसके बाद में ना 1858 में क्राउन के पास चला गया था पूरा शासन, ठीक है। तो इसके बाद यह क्रांति भारत में प्रशासनिक तंत्र को सुधारने के लिए नहीं थी, भगाने के लिए थी, ठीक। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे, महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की थी? तो उन्होंने की थी 1 नवंबर 1858 में, ठीक। 1 नवंबर 1858 में। क्वेश्चन नंबर 90 है यहाँ पर, साम्राज्ञी विक्टोरिया ने 1858 की घोषणा में भारतीयों को बहुत सी चीजें दिए जाने का आश्वासन दिया था। निम्नलिखित आश्वासनों में से कौन सा ब्रिटिश शासन ने पूरा किया था? रियासतों को हड़पने की नीति को समाप्त कर दी जाएगी, ये वाला किया था पूरा। देसी राजवाड़ों की यथास्थिति बनाई रखी जाएगी, ये वाला नहीं किया। भारतीय एवं यूरोपियन सभी प्रज्ञा को समान व्यवहार मिलेगा, तो बिल्कुल भी नहीं किया। भारतीयों के सामाजिक एवं धार्मिक विश्वासों में कोई हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा। सामाजिक और धार्मिक विश्वासों में हस्तक्षेप किया गया था, ठीक है। अगला प्रश्न हम यहाँ पर देखेंगे, महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा 1858 का उद्देश्य क्या था? तो महारानी विक्टोरिया राज्यों को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाने की किसी भी विचार का परित्याग करना चाहती थी। उन्होंने परित्याग किया कि अब जो हड़प की नीति है हम नहीं चलाएंगे, आप लोगों का जो राज्य है जैसा है वैसे छोड़ दिया। भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत रखना, उन्होंने कहा कि तुम्हारा जो प्रशासन है अब जो है जो हमारे क्वीन है, क्वीन के क्राउन के अंदर आएगा। अब जो तुम्हारे ब्रिटिशर्स है जो कि कंपनी है उसके अंतर्गत नहीं रहेगा। तो जो अभी भी बुद्धिजीवी थे उन्हें लग रहा था अरे अब तो क्राउन आ गया है तो अब सब कुछ सही हो जाएगा, हम आधुनिक हो जाएंगे, तब भी कुछ नहीं हुआ। भारत के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार का नियमन करना, बिल्कुल नहीं। इसकी एक्सप्लेनेशन हम पढ़ेंगे। ब्रिटिश सरकार ने 1858 में एक अधिनियम लागू किया जिसे भारतीय प्रशासन सुधार संबंधी अधिनियम कहते हैं। इस अधिनियम के द्वारा भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का अंत कर दिया गया और ब्रिटिश सरकार ने भारतीय प्रदेशों का प्रबंध सीधा अपने हाथों में ले लिया। इस अधिनियम के तहत 1858 में जो महारानी विक्टोरिया ने एक घोषणा की जिसमें यह उद्घोषित किया गया कि अब से भारत का शासन ब्रिटिश शासक के द्वारा व उनके लिए सेक्रेटरी ऑफ स्टेट द्वारा चलाया जाएगा। गवर्नर जनरल को वायसराय की पदवी दी गई, जिसका अर्थ है कि वह राजा का प्रतिनिधि था। संक्षेप में भारत पर ब्रिटिश सर्वोच्चता सुदृढ़ रूप से स्थापित कर दी गई। साथ ही रानी विक्टोरिया द्वारा की गई घोषणा के द्वारा देसी राज्यों को यह आश्वासन दिया गया कि उनका अस्तित्व बना रहेगा। स्पष्ट है कि भारतीय राज्यों को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाने के किसी भी विचार का परित्याग करने की घोषणा की गई। ब्रिटानिका द्वारा प्रकाशित दी हिस्ट्री ऑफ इंडिया नामक पुस्तक के प्रश्न नंबर 261 पर उल्लिखित है। द अनाउंसमेंट रिवर्स लॉर्ड डलहौजीज प्रीवियर पॉलिसी ऑफ पॉलिटिकल यूनिफिकेशन
थ्रू प्रिंसली स्टेट एनेक्सेशन। ठीक, अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 92। निम्नलिखित में से कौन सा आयोग 1857 के विद्रोह के दमन के बाद भारतीय फौज के नव संगठन से संबंधित है? तो ये था पील आयोग। जब ये सब हो गया तो उसके बाद में एक पील आयोग बनाया गया और इसको पढ़ो, मजेदार है। 1857 के विद्रोह के दमन के बाद ब्रिटिश सरकार ने भारतीय फौज के नव संगठन के लिए जुलाई 1858 में मेजर जनरल जोनाथन पील की अध्यक्षता में एक रॉयल कमीशन यानी कि पील आयोग का गठन किया, जिसके द्वारा सेना के रेजिमेंटों को जाति, समुदाय और धर्म के आधार पर विभाजित किया गया। यूरोपीय सैनिकों की संख्या जो 1857 को से पूर्व 45,000 थी, अब 65,000 कर दी गई। जो यूरोपीय सैनिक थे उनकी संख्या बढ़ा दी गई और जो इंडियन सैनिक थे उनकी संख्या घटा दी गई। ठीक है, तथा भारतीय सैनिकों की संख्या जो थी 2,38,000 से घटाकर 1 लाख कर दी गई। ठीक है, 1,40,000 कर दी गई। बंगाल में यूरोपीय सैनिकों का भारतीय सैनिकों से 1:2 का जो था अनुपात था, जबकि मद्रास तथा मुंबई में यह अनुपात 1:3 रखा गया था। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 93 द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो। सो अगर आप लोगों को वीडियो अभी तक समझ आई है, ये पूरा चैप्टर समझ आया है, क्वेश्चन समझ में आए हैं कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। ठीक, और नहीं पसंद आता है तो वीडियो को अनसब्सक्राइब करना, नहीं वीडियो को अनलाइक करना, और कमेंट में ज़रूर बताना कि क्या समझ नहीं आया, ताकि मैं भी इम्प्रूव कर सकूँ। 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का इन प्रांतों में चयन किया, सिपाहियों का इन प्रांतों में चयन किया। तो 57 का जब विद्रोह हो गया तो सरकार को लगा कि देखो ऐसा है, अगर हम यूपी बिहार से अब सिपाही मंगाते हैं तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी बाबा। तो उन्होंने उन्हीं लोगों को सिपाही रखा जो 1857 के टाइम पे उनके लिए एक वो थे, क्या बोलते, ईमानदार थे। ठीक है, तो कौन थे वो? गोरखा, सिख एवं पंजाबी, उत्तर के प्रांत। यहाँ से उन्होंने अपने लिए सिपाही चुनना उचित समझा। 1857 के विद्रोह के बाद सरकार ने सिपाहियों का चयन गोरखा, सिख एवं पंजाब के उत्तर प्रांत से किया। 1857 के विद्रोह को भड़काने में उत्तर प्रदेश एवं बिहार के सैनिकों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, इसलिए सरकार इन्हें संदेह की दृष्टि से देखती थी। अरे बाबा, इनकी तरफ नहीं जाने कहा। विद्रोह के समय बंगाल सेना के 60% सैनिक अवध तथा उत्तरी पश्चिमी यूपी प्रांत के जो विद्रोह के लिए भारतीय सेना उत्तरदायी थी। इसी कारण से 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया घोषणा पत्र के अंतर्गत सेना का पुनर्गठन किया गया, जो विभाजन और प्रतिलोभन की नीति पर आधारित था। और आज भी जब आप ये जाट रेजिडेंसी और वो मराठा देखते हो ना, तो ये सब कहाँ से आई है? यहीं से आया है। ठीक है, तो अपने अगले वाले चैप्टर में हम करने वाले हैं अन्य जन आंदोलन। सो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय, राधे राधे एंड जय हिंद।